नमस्कार। झारखंड में एक बार पुनः त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सरगर्मी के बीच हम इस पंचायत चुनाव के चुनावी यात्रा में आज पहुँचे हैं टंडवा प्रखंड के टंडवा उत्तरी क्षेत्र से चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाने के लिए एक युवा चेहरा जो इस दूसरे दौर के चुनाव में उभर करके सामने आए हैं और जमीन स्तर पर अपना एक अभियान चला रखा है इन्होंने। ऐसे हमारे साथ प्रत्याशी हैं, इनसे हम बात करने के लिए पहुंचे हैं। इनसे आगामी इनका जो लक्ष्य है 5 साल के आगामी ये इस चुनाव में किस लक्ष्य के साथ जनता के बीच आ रहे हैं, क्या है इनका अगला उद्देश्य, अगला 5 साल क्या करेंगे यह समाज के लिए, ऐसे हर एक विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं टंडवा उत्तरी क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में पूरा तैयारी कर चुके श्रीमती प्रीति कुमारी जी। ये सेरेंदाग से हैं, इनका मूलतः पंचायत कसियाडी उर्फ पोकला है। टंडवा उत्तरी में 7 पंचायत हैं, बड़ा क्षेत्र है और एक प्रकार से कहा जाए तो आधा प्रखंड है। आधा प्रखंड को टंडवा उत्तरी क्षेत्र में प्रशासन ने विभाजित किया है। टंडवा को 3 भागों में बांटा है, जिसे उत्तरी क्षेत्र से ये प्रत्याशी के रूप में हम सबों के बीच उपस्थित हैं। आज इनके साथ हम बात करने के लिए पहुंचे हैं, इनसे बात करते हैं। पहले तो आपका एक संदेश भारत में स्वागत। धन्यवाद। एक संदेश भारत को, आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अभी यह पंचायत चुनाव के सरगर्मी के बीच आपके मन में ऐसा क्या चला? आप एक युवा भी हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, आपका शैक्षणिक योग्यता भी बहुत ही अच्छा है। आपके मन में ऐसा क्या चला कि आप इस चुनावी मैदान में उतर करके जनसेवा के लिए आना चाहें? सबसे पहले तो मैं शुरू से समाज सेवा के प्रति इच्छुक हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस राजनीति के माध्यम से समाज सेवा कर सकूँ। इसलिए मैं इस राजनीति में स्वतः प्रवेश की हूँ। आप चुनावी मैदान में आ गए हैं, आप अध्ययन किए होंगे। झारखंड में पंचायती चुनाव दशकों तक बंद रहा और दशकों बाद यह पंचायत चुनाव शुरू हुआ है, जिसमें 2 टर्म का चुनाव झारखंड में हुआ, तीसरे टर्म का चुनाव यह होने वाला है। तो ये दशकों बाद हुए चुनाव में आप झारखंड को और खास करके अपने क्षेत्र को जो परिवर्तन हुए होंगे अपने क्षेत्र में, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं और परिवर्तन को कितना सकारात्मक मानते हैं? देखिए, झारखंड में दशकों बाद हो रहे ये पंचायती चुनाव, पहली बार पंचायती चुनाव 2011 में हुई और ये द्वितीय चुनाव 2015 में हुई। तो इसमें विकास तो हो रही है, लेकिन धीमी गति से हो रही है। तो हमारा ये ध्येय रहेगा कि मैं इसे तेज गति से करूँ और लोगों का जागरूकता, विकास को बढ़ाऊँ, आगे बढ़ाऊँ। आप किस लक्ष्य के साथ चुनाव में आए? कुछ विशेष लक्ष्य जो आप सेट किए होंगे, जिस पर आपका फोकस होगा कि इसको सुधारने के लिए हमको चुनाव में आना चाहिए, क्या है लक्ष्य? हमारा एक ही लक्ष्य है। हमारा प्रयास सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र के साथ मैं आगे बढ़ूँगी और अपने देश को, समाज को, अपने क्षेत्र को स्वच्छ, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास करूँगी। कोई एक ऐसा बिंदु जो आपको झकझोरा होगा क्षेत्र में भ्रमण? भ्रमण के दौरान तो सबसे पहले हमें रोजगार, सड़क इत्यादि मतलब कि सुनने को मिलता है, लोगों का यही मांग रहता है। तो मैं सबसे पहले युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करूँगी और जब भी कहीं भ्रमण के लिए जाती हूँ तो मतलब अत्यधिक ग्रामीण से जो बिलॉन्ग करते हैं, तो वहाँ सड़क मतलब उसकी देखने को मिलती है, सड़क क्षतिग्रस्त रूप से और वहाँ रहने को मतलब सब अपनी ग्रामीण स्थिति बताते हैं कि घर में ये नहीं है, पानी गिर रहा है, ये वो सब बतलाते हैं। तो मैं सब अभी डिनोट करती जा रही हूँ अपनी डायरी में, उससे मैं मतलब कि प्रयास करूँगी कि उस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ। जैसा कि आपने बताया, रोजगार एक बड़ा समस्या है अपने इस क्षेत्र का। रोजगार के लिए आपके क्षेत्र में बड़ी-बड़ी परियोजनाएँ हैं। टंडवा प्रखंड एक औद्योगिक नगरी के रूप में स्थापित हो रहा है और उद्योग धंधे यहाँ बड़े स्तर पर लग रहे हैं और आपके क्षेत्र में विशेष तौर पे टंडवा उत्तरी में एक बड़ा परियोजना है, आम्रपाली कोल परियोजना। इस परियोजना में युवा को या स्थानीय लोगों को जिस आधार पर जिस ये में नौकरी लगना चाहिए, जिस उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार कहीं न कहीं लगता है कि वो उनको नहीं मिल रहा है।
तो आप इस क्षेत्र का यदि प्रतिनिधि आप पर लोग भरोसा करें, आप चुनाव जीत करके प्रतिनिधित्व उनका करें, तो आप उनको ये अधिकार कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उनका जो अधिकार है, स्थानीय लोगों को जो नौकरी में मौका नहीं मिल रहा है, कंपनियाँ उनको नहीं रख रही हैं, इसको कैसे सुनिश्चित? जी, ये हमारे लिए मतलब हमारे युवाओं के लिए घोर मज़ाक का विषय है। सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ पे कोल परियोजना है, मगध, आम्रपाली, सिसई, वृंदा, पचड़ा, संघमित्रा, एनटीपीसी जैसी, तो मैं युवाओं को सबसे पहले आवेदन लूँगी, आवेदन प्राप्त करूँगी और उनके कौशल के अनुसार उन्हें रोज़गार दिलाने का काम करूँगी। स्थानीयों को रोजगार का तो ठीक है, लेकिन स्थानीय लोग जो स्थानीय युवा हैं, योग्यताधारी भी हैं, कंपनियों को बीटेक किया हुआ अगर इंजीनियर चाहिए तो अपने क्षेत्र के भी लोग इंजीनियर हैं बीटेक किए हुए, लेकिन वो अपना रिज्यूम जा करके जमा करते हैं, बायोडाटा जमा करते हैं, इसके बाद भी उनको कंपनियां नहीं बुलाती है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा से लोगों को बुला करके रखती है और उनको ज़्यादा वेतन देता है। इसके बाद भी यहाँ के लोगों को कम वेतन देने के बाद भी कंपनियां इनको नहीं रखती, इनका एक प्रकार से शोषण कर रही है। तो इस परिस्थिति को भी आप कंपनियों के साथ ऐसा क्या समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेंगे कि स्थानीय लोगों को भी वह अधिकार मिले और स्थानीय लोग भी रोजगार में, उस नौकरी में उनको अधिकार मिला और वो जा करके वहाँ नौकरी कंपनी में कर? जी, आपने सही कहा। जैसे हमारे क्षेत्र में युवाओं के लिए झारखंड सरकार का भी ये आदेश है, ये हमें अधिसूचित की गई है कि हाँ, इस क्षेत्र में मतलब अपने ही झारखंड के लोगों को रोज़गार मिलनी चाहिए। 80 से 90% हमारे क्षेत्र के युवा होने चाहिए और 10% ही हैं जो बाहरी लोग यहाँ पर जो नौकरी करें, काम करें। लेकिन जब मैं इस क्षेत्र में अवसर प्रदान होता है मुझे यहाँ जीत कर, जनता मुझ पर यदि विश्वास करती है, यदि मुझे योग्य समझती है, तो मैं सबसे पहले यही करूँगी कि 80 से 90% स्थानीय लोगों को उस क्षेत्र में लाऊँ। 10% ही बाहरी लोगों को मैं कायम रखूँ इस परियोजना में। इसके लिए आप प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेंगे या एक प्रकार से नेता सड़क से सदन तक की लड़ाई की बात करते हैं और आप प्रत्यक्ष राजनीति में हैं तो आप एक तो उस सड़क से सदन तक की लड़ाई को आप जारी रखेंगे? कैसे क्या ये कैसे आप उस अधिकार को ज़मीन पर उतारने के लिए आपका क्या प्रयास होगा? अगर आप बन गए तो चूँकि आपके पास सीमित संसाधन होगा, अधिकार आपके सीमित होंगे, तो ऐसे में आप कैसे क्या ऐसा प्रयास करेंगे? सरकार से कैसे जाकर के मिलेंगे? क्या बात करेंगे कि सरकार आपके बातों को मानेगी और लोगों को अधिकार? जी, इसके लिए यदि मुझे विरोध करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, जिस जिस हद तक जानी पड़े, चाहे न्यायालय जानी पड़े, मैं जाऊँगी और मैं समूह के साथ जाऊँगी। ये मैं इस ग्रामवासियों को, इस क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आपके क्षेत्र में उद्योग धंधे लगे हैं, कंपनियां स्थापित हुई हैं, परियोजनाएं स्थापित हुई हैं, तो वाहनों का परिचालन ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा कोल वाहन भी चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में भी बड़े-बड़े सामान आ रहे हैं। तो ऐसे में दुर्घटना सड़क पर बढ़ा है। सड़क दुर्घटना का मात्रा 2013 के बाद से अगर डाटा आप निकालें तो बढ़ा है। हज़ारों लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई है। और इनको एक प्रकार से समतुल्य मुआवजा भी कंपनियां नहीं दे पा रही हैं और सरकार इसमें विफल दिखती है, चाहे वह किसी की भी सरकार रही हो झारखंड में। तो ऐसे में आप इसको कैसे ठीक करने का प्रयास करें? यदि मुझे यहाँ की जनता अवसर प्रदान करती है, तो सबसे पहले मैं अनियंत्रित परिचालन पर रोक लगाऊँगी और यहाँ जो प्रदूषण की बात है, तो उसे मैं रोकने का प्रयास करूँगी। यहाँ पर डीएम फंड से जो आते हैं हमारे मतलब कि वायु को सोखने का जो मशीन है, उसे मैं बैठवाने के काम करूँगी, क्योंकि इसके बदौलत हमारे क्षेत्र के कई घातक बीमारियों से इन लोग मतलब कि प्रताड़ित हो रहे हैं, है ना? तो मैं यही प्रयास करूँगी कि डीएम फंड से जो मशीन है उसे बैठवाऊँ और सड़क मतलब कि टंडवा से लेकर धनगड्डा घाटी तक प्रत्येक दिन सुबह-शाम झाड़ू व्यवस्था करवाऊँ और जल छिड़काव का व्यवस्था करवाऊँ, ताकि इस प्रदूषण से निजात पाने का कि अगर मैं चुनाव जीतती हूँ, तो मैं लोगों के साथ, लोगों के बीच जन सामान्य की तरह मतलब कि इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगी और करती हूँ। आप एक महिला भी हैं और आपके ऊपर घर का भी जिम्मेदारी है और ये इसके बाद भी आप चुनावी मैदान में। आम तौर पे महिला जो जनप्रतिनिधि होती हैं, उन पर एक
आरोप है कहिए तो कि वो चुनाव तो जीत जाती हैं, उनको प्रतिनिधित्व तो जनता दे देती है, लेकिन अगला जो 5 साल का या जो भी उनका कार्यकाल होता है, उसका प्रतिनिधित्व या नेतृत्व वो नहीं कर पाती हैं, उनके पति करते हैं। तो आपके केस में भी आप यदि चुनाव जीत करके आती हैं, आप चुनाव आगे विजयी हुए हैं, जनता ने प्रतिनिधित्व सौंपा आपको, तो क्या आपके भी केस में ऐसा ही होगा? आपके भी पर्दे के पीछे से पति हैंडल करेंगे या आप खुद सक्षम हैं, खुद अपने योग्यता के आधार पर आप समाज कल्याण के लिए काम जी, ऐसा मैक्सिमम देखा जाता है, लेकिन मैं एक सक्षम हूँ, योग्य हूँ और मैं इस क्षेत्र में, इस राजनीति में स्वेच्छा से आई हूँ। तो मैं हमारा यही प्रयास है और मैं यही करूँगी, मैं जो भी हमारा समस्या होगा मैं खुद करूँगी और इस क्षेत्र में मैं अकेली रहूँगी। भले गार्जियन स्वरूप हमारे पति पापा जी इन लोगों का साथ रहेगा, लेकिन मैं जो भी निर्णय है वो मैं स्वेच्छा से लूँगी। अंत में आपसे यही जानना चाहेंगे और जनता से आपका क्या उम्मीद है? आप जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे कि स्वच्छ राजनीति के लिए, राजनीति में जो आपके जैसे लोग स्वच्छ राजनीति के लिए आए हैं, तो आप अपने पक्ष में या फिर वास्तव में राजनीति में बदलाव के लिए स्वस्थ लोकतंत्र के बचाने के लिए, उनको उस लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए जनता से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? अंत में मैं एक संदेश भारत के माध्यम से लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो जिस किसी भी उम्मीदवार को चुने, वो भ्रष्टाचार मुक्त हो, ईमानदार हो, अपने क्षेत्र का विकास करने योग्य हो एवं मेहनती हो। उसी विश्वास के साथ वो चुने और मैं जनता से अपील करूँगी कि वो मतलब कि योग्यता पूर्वक भी देखे और लोगों को जो विकास करने योग्य है उसी को वो चुने, है ना? जनता लोभ लालच में भी फंसती है। चुनाव के अंतिम रातों रात चुनावी समीकरण बदल दिए जाते हैं। ऐसे इस समीकरण में जनता से आप क्या आह्वान करेंगे? चूँकि लोभ लालच का भी चलता ही है चुनाव में, तो इस परिस्थिति में भी आप जनता से कुछ विशेष निवेदन करना चाहेंगे? जी, निवेदन है हमें कि वो मतलब मैंने कहा ना कि मतलब लोभ में ना आए, लोभ तो आज है लेकिन 5 साल उनका कार्यकाल जो है वो बिगड़ जाएगा तो फिर ठीक नहीं है। तो ऐसे मतलब कि उम्मीदवार को चुने जो मतलब काबिल हो, योग्य हो और लोभ के प्रति वो मतलब कि आकर्षित ना हो, है ना? तो मैं जनता से यही अपील करती हूँ कि स्वच्छ, पारदर्शी एवं ईमानदार उम्मीदवार चुनने का कष्ट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे एक संदेश भारत, मैं हूँ बालकृष्ण। आज के हमारे इस चुनावी यात्रा के कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे श्रीमती प्रीति कुमारी जी। ये चुनावी राजनीति में एक प्रकार से युवाओं को बेहतर संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छ राजनीति को स्थापित करने के लिए इन्होंने बड़ा कदम उठाया है। क्षेत्र के युवाओं से विशेष करके एक संदेश भारत की टीम निवेदन करेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन करूंगा कि आप चुनावी राजनीति को सकारात्मक राजनीति के रूप में लेते हुए ऐसे प्रत्याशियों का आकलन करें, उनके शैक्षणिक योग्यता को देखें, उनके कार्य के योग्यता को देखें, उनके अनुभव को देखें। वह क्या आगामी भविष्य में आपके 5 साल के लिए कर सकते हैं, आपके क्षेत्र के बदलाव के लिए वह क्या ऐसा विशेष कार्य कर सकते हैं, इसको देखते हुए ऐसे प्रत्याशियों का चयन करें जो वास्तव में आपके हित के लिए काम कर सकें, ना कि अपने स्वार्थ के लिए काम करें। समाज कल्याण के लिए काम करें, ना कि अपने रिश्तेदारों, अपने नातेदारों के कल्याण के लिए काम करें। ऐसे प्रत्याशियों का आप आकलन करिए। चुनावी राजनीति में, प्रत्यक्ष राजनीति में सकारात्मक राजनीति स्थापित करने के लिए ऐसे प्रत्याशियों का चयन करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।